Hello, and in this video, we will be looking at Hindi as language 2. This is paper 1 of the 21st Jan 2024 paper, and this is code I. Let's dig in. Okay, so we start with the Gadyansh. This is about the El Nino one. भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है. इसका कारण है ग्लेशियर का तेजी से पिघलना. गंगा के किनारे बसे कितनी आबादी है? तो 40 करोड़ की आबादी है. नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा. सो रेखांकित शब्द ये क्रिया विशेषण है. कैसे कम होगा? धीरे धीरे कम होगा. गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? तो इसमें जल संकट की बात की गई है. अल नीनो का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ये मॉनसून पर पड़ता है. इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब. सो रेखांकित ये संख्यावाचक विशेषण है. दिस इज द नंबर एंड एडजेक्टिव. गद्यांश के अनुसार 2050 में सबसे बड़ा संकट किसको आने वाला है? तो ये भारत को आने वाला है. एंड पर्यावरण में उपसर्ग. सो दिस इज परि प्लस आवरण. द नेक्स्ट गद्यांश इज अबाउट सब कुछ अस्थाई है. तो 129 इस संसार में कुछ भी, तो ये कुछ भी स्थाई नहीं है. सो सब कुछ अस्थाई है मगर कुछ भी स्थाई नहीं है. सो द आंसर बिकम्स स्थाई. पाप और पुण्य दोनों क्या है? तो दोनों अस्थाई हैं. पुण्य में उसके फल को तो हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं. गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में बंधन है. पाप और पुण्य दोनों की तुलना, तो पाप की तुलना लोहे से और पुण्य की तुलना जंजीर से, मतलब स्वर्ण की जंजीर से की गई है. अब ठीक है, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की. समूह से भिन्न शब्द. So according to me, it is one, phal, because this is a noun. वैसे स्वतंत्र, अस्थाई and प्यारा, these are all adjectives. So I'm going with one. स्वतंत्रता का विलोम शब्द is परतंत्र. So that finishes the comprehension part. We'll move on now to the pedagogy. So 136 बुनियादी चरण के आकलन में. So this is the foundational stage as per the NEP 2020. उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना किस तरह होनी चाहिए. सो हाउ आर यू गोइंग टू असेस चिल्ड्रन इन द फाउंडेशनल स्टेज? जो बच्चों के अधिगम के अनुसार अधिगम अनुभव का सहज विस्तार कर सके, जिसकी जांच पत्र व परीक्षाएं. सो यू डोंट वांट ऑल दिस. प्रगति का उसके समय, कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन. सो यू डोंट वांट अध्यापक सभी शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि नहीं चाहिए. सो ऐसा आकलन चाहिए जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके. 137 बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज. विकास से कोई संबंध नहीं, उस संस्कृति और समुदाय के घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चा रहता है. तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द कल्चर एंड पीपल. अनुकरण नहीं चाहिए. और सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है. सो दिस इज ट्रू, बट बेसिकली उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चा रहने लगता है. कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? हाउ कैन ही लर्न द सेकेंड लैंग्वेज इजीली? ऐसी कक्षा जहाँ पर व्याकरण पर ध्यान दे नहीं, अपने समाज में सहजात वाचकों से, मूल भाषा बोलने वालों से. दिस शुड बी द बेस्ट आंसर. श्रव्य भाषिक विधि, ऑडियो लैंग्वेज दोहराना और अभ्यास. एंड लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिल होगा. सो नो, इफ यू पुट देम इन द नेटिव प्लेस वेयर नेटिव पीपल आर स्पीकिंग, दैट्स द बेस्ट वे दैट दे कैन लर्न. भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है. सो यस, दिस इज ट्रू. मैं इस कथन से सहमत हूँ. कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ, दैट इज प्रिंटेड along with printed textbooks, श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्श योग्यता के लिए इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए. क्योंकि why should you have
printed books, audio books as well as tactile books. So विविधता आती है. So this is one option. अध्यापक पर बोझ नहीं है, विविधता वाले शिक्षार्थी तक. So and diversity. Now what I'm not sure about this question is whether you have the same book in printed form, in tactile form and audio form, because if the same book is provided in different forms, then vividta wale, it will cater to the learning diversity in children, whereas if these books are different and the teacher is just wanting to have lot of vividta or variety in the classroom, then one could also be an option. Right now I'm going with option 3, and I'll see what CTET says about this. Ideally, as a language teacher, I would like to keep the same book for audio books and tactile books. Why should I want to keep something totally different? 141, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा. तो इसको क्या कहते हैं? So this is reading for gist. कठिन शब्द नहीं, विशिष्ट सूचना जानने के लिए. So विशिष्ट, just to know what was the story. सारांशीकरण, that is summary, no, and putting them in order. So this is the activity. They have to put it in order, but they can do it in order if only they have understood the story, the summary of the story, and that's only the reason they can put in order. So I will go with विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना. So that is the reason the teacher would have done. इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं. शिक्षार्थी से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े. तो ये ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े, तो ये गहन पठन है, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग. 143 इज विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा में प्रतिमान, दैट इज पैटर्न, सीखते हैं. ओके, दे लर्निंग अबाउट पैटर्न्स. वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करते हैं. सो देयर इज ड्रिल, देयर इज आदर्श वाक्य, and there's a lot of memorization. So what is happening? So this is a part of audiolingual vidhi, where you're memorizing something and there's a lot of drill. This is श्रव्य भाषिक विधि. 144 शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा, that is rules and vocabulary को कंठस्थ कर रहे हैं. अधिकांश कार्य मातृभाषा में ही हो रहा है. So this is a grammar translation method. भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का. So this is grammar, व्याकरण अनुवाद. Okay, so when you are using your मातृभाषा extensively and you are memorizing and learning vocabulary, this is grammar translation method. 145, यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं को बोलना सुनते हैं तो भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों के लिए लाभदायक है. कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ये लाभदायक है. 146, पठन सीखने के सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और इच्छा बाल साहित्य पाने में है. ओके, वेरी गुड. ये चुनौती को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन पढ़ना नहीं, अभिभावकों, दैट इज पेरेंट्स, को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय, यू कांट बी डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स. दिस विल बी द बेस्ट. बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता करवाएं, लाइक दैट, इंश्योर दैट दे गेट इट एंड मोटिवेट देम. एंड विद्यालय के टेकिंग देम फॉर पुस्तक मेला, आई मीन हाउ मेनी कैन यू टेक देम टू. सो थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन. प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सो समझ के साथ पठन, दैट इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. एक अच्छी वाचन, दैट इज गतिविधि, वो है जिसमें अध्यापक अधिक नहीं बोलेगी, शिक्षार्थी अधिक सुनेंगे नहीं, तो जिसमें शिक्षार्थी अधिक बातचीत करेंगे, मुखर विद्यार्थियों पे नहीं. तो शिक्षार्थी जहां अधिक बात करेंगे वो बेस्ट है.
149 पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा, मेड देम इनटू ग्रुप्स, और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। सो टॉक, टेक समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच इज इन द न्यूज़पेपर एंड टॉक। तो वाचन की ये गतिविधि किस लिए है? सो दिस इज टू एंश्योर दैट दे आर फ्लुएंट, because they will start talking about something they know. So मौखिक प्रवाह अभ्यास will be what it is. नियंत्रित is guided, निर्देशित. So one of them is guided, one of them is controlled. So this is not what this is. Sakriya is active listening. So basically it is a fluency exercise. समग्र भाषा उपागम क्या है? समग्र भाषा, what is whole language learning? So it is अर्थ पे आधारित. When you learn through meaning, you are doing samagra bhasha upagam. So with this we come to the end of Hindi as language 2. This is paper 1 of the 21st Jan 2024 paper. If you want me to do Hindi as language 1 also, do drop in a comment. I will definitely do that. If this was useful, do put in a like. Thank you for watching.